हाँ बच्चों, आप लोगों का संस्कृत का बोर्ड एग्जाम कब है? क्या डेट पे पड़ रहा है? साइंस के शायद 7th में, 7 मई को है आप लोगों का पेपर। बीच में कोई गैप? 1 डे, 1.5 मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। काफ़ी कुछ तैयारी आप लोग कर चुके हैं। फॉर्मेट क्लियर है? कितने मार्क्स का पेपर होना है? 40 मार्क्स का। उसमें से कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? अपठित अवबोधनम। लिखते जाओ, ये लो आप लिखो। अपठित अवबोधनम रहेगा, एक कॉपी में जाती है, ठीक है मेरे पास है। कितने मार्क्स का होता है अपठित अवबोधनम? 10 मार्क्स का बच्चों, 10 मार्क्स का रहेगा अपठित अवबोधनम। उसमें एक गद्यांश दिया रहेगा, एक पदेन उत्तरत 2 मार्क्स के, पूर्ण वाक्येन उत्तरत 2 मार्क्स के, फिर भाषिक कार्यम रहेगा 4 मार्क्स का। कितना हो गया? 8। और 2 नंबर का आप लोगों को लिखना होगा शीर्षक। अक्सर बच्चे वो शीर्षक भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। ध्यान रखना है, हेडिंग लिखना है, शीर्षक लिखना है उस गद्यांश का। तो उसके लिए मैं हिंट देना चाहती हूँ आप लोगों को। उस गद्यांश का शीर्षक या तो 80% फर्स्ट लाइन में मिलता है और या लास्ट लाइन में मिलता है। यानी थीम क्या है, उसका सार क्या है उस गद्यांश का, वो उसका शीर्षक लिखना होगा। मान लो नहीं पता लगता, 2 जने हैं, व्याघ्र व्याधज राजकुमार सिद्धार्थ, 2 या 3 शब्दों से ज्यादा आपको उसका हेडिंग नहीं डालना, वाक्य नहीं बनाना हेडिंग को। शीर्षक मीन्स जैसे आप लोग कहानी वहानी पढ़ते हैं तो उसका टाइटल होता है, शीर्षक होता है। सोच समझ के एक पदेन मीन्स एक पदेन, उसमें पूरा वाक्य लिखोगे तो 50% मार्क्स कटते हैं। यदि आपसे कहा जाए पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो, फिर आप 1 वर्ड लिखते हो, तब 50% मार्क्स कटते हैं। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ के आपको जैसा कहे वैसा उत्तर देना है। 10 मार्क्स हो गया। उसके बाद ख भाग होगा, खंड ख। उसमें चित्र दिया, ये पत्र दिया रहेगा, ऑप्शंस होंगे 5 मार्क्स का, 10 ऑप्शंस आपको भरना है उसको। उसके लिए करना क्या है? पत्र पूर्ति से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है 2-3 बार। कम से कम 2 या 3 ब्लैंक्स आपके उस क्वेश्चन में से ही भर जाएंगे। लिखा होता है भवती या भवान ये अस्ति, पुल्लिंग है, भवान सुधांशु अस्ति। तो राइट, लिखने वाले का नाम कौन लिख रहा है? 10 नंबर पे जाएगा सुधांशु। मित्र को लिख रहे हैं भवदीय अभिन्न मित्र, अभिन्न मित्रम, अभिन्न मित्रम नाम आ जाएगा वहां पर। तो मेरा कहने का मतलब है कि 2 या 3 ब्लैंक्स आप यदि हेडिंग को, उसको शीर्षक क्या है ये आपका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहीं से निकल आएंगे, समझने की कोशिश करोगे। दूसरी बात, पत्र पूर्ति के लिए 2-3 पॉइंट्स और ध्यान रखने हैं। यदि कर्ता का स्पेस खाली है तो आपको क्रिया का हिसाब लगाना है। क्रिया प्रथम पुरुष की है तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस में से चूज करेंगे। मान लो कोई उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष के हिसाब से क्रिया दे रखी है तो वैसा ही कर्ता छांटेंगे। मान लो क्रिया में है पठामी, आप बिना सोचे समझे फट से अहम छांट देना, पठसी तो हम छांट देना। एक आध आपका रिक्त स्थान ऐसा होगा जिसमें विशेषण विशेष का ध्यान रखना होता है। पुस्तकानि प्रेषितानि प्रकाशितानि, इस तरह की सिमिलरिटी देखनी है आपको, समझ रहे हो? सुंदराणि गृहाणि सन्ति, विशेषण विशेष से आपको मिल जाएगा है? और लास्ट में घर में सबको नमो नमः, तो सर्वेभ्य, मातृभ्य, पितृभ्य, इस तरह से कुछ भी चतुर्थी विभक्ति होगी नमो नमः। सबको नमस्कार है, मात्रे नमः, पित्रे नमः, चतुर्थी वाला आएगा। ऊपर विभक्ति का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे पत्र भरते समय। और तीसरी बात क्या करनी है पत्र पूर्ति में, जो जो बिल्कुल कंफर्म है कि हाँ ये यहाँ आएगा ही आएगा, अत्र कुशलम तत्र अस्तु, तो एक यहाँ पर जरूर होता है रिक्त स्थान, उसको आप कट करते जाए कि ये हम भर चुके, ये भर चुके,
फिर बाकी जितने बचते हैं उसका हिसाब लगाओ, कभी गलत नहीं है, क्योंकि एक गलत का मतलब होता है 2 गलत और 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से ध्यान से देखना है कि सेंस ठीक बन रहा है कि नहीं। हमें शब्दों के अर्थ नहीं पता, बिल्कुल नहीं आता मान लो, तब भी हम उसको ठीक भर सकते हैं। थोड़ा बहुत अंदाज लग जाता है, बाकी फिर समझ में आ जाता है। हिंदी संस्कृत में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक जैसी ही होती है। तो पत्र पूर्ति में गड़बड़ नहीं करेंगे आप? नो मैम। मैम जस्ट एक चीज पूछना है। हाँ बिल्कुल पूछिए। मैम पत्र पूर्ति में मैम पूरा पत्र लिखना पड़ेगा या मैम बस ब्लैंक स्पेसेस? आप दोनों काम कर सकते हैं। पूरा लिखेंगे, आपको लगता है कि हमारी राइटिंग फास्ट है तो आप पूरा पत्र लिखें, और ब्लैक पेन से या अंडरलाइन करके आप आंसर्स उसमें लिखते हैं। हाईलाइट होना चाहिए, एक ही जैसी राइटिंग मैंने की, पता ही नहीं लगे कौन सा ब्लैंक भरा है या कौन सा आपने किया, कौन सा वहां से आया करके। ठीक है, उसको थोड़ा बोल्ड लेटर्स में लिख देना या उसको अंडरलाइन कर देना कि हमने ये भरा है, और खाली आप नंबरिंग करके आंसर भी लिख सकते हैं। और मंजूषा के शब्द बदल नहीं सकते? नहीं, पत्र में मंजूषा के शब्द बिल्कुल नहीं बदल सकते, एज इट इज लिखने हैं, विभक्ति वचन कुछ नहीं बदलना आपको। ठीक, उसके बाद आएगा 5 नंबर का चित्र, कि चित्र देखकर वाक्य बनाइए। इसमें बहुत आसान होता है। इसके लिए क्या करना है आपको, बहुत लंबे चौड़े सेंटेंसेस बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना। शॉर्ट सेंटेंस जितना बनाओगे उतना गलतियों की संभावना कम होगी। छोटे सेंटेंस बनाओ। कर्ता और क्रिया का ध्यान रखना है। क्या करना है, इसमें कर्ता हमेशा प्रथम पुरुष का होगा, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का कर्ता कभी नहीं लेना। चित्र है, थर्ड पर्सन का ही है ना तुम्हारा ना हमारा, तो हमेशा प्रथम पुरुष का कर्ता होगा, और क्रिया उसके वचन के अनुसार लगा देनी है। हाँ, सबसे पहला वाक्य क्या बनाएंगे, इदम चित्रम, बताना है कि ये चित्र है किस चीज का। अक्सर पहला शब्द जो होता है मंजूषा में वो उसका ही चित्र है, मगर हमें उस शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। मान लो उद्यानम, मां लिखा है, मां हटा देंगे, उद्यानस्य, गृहस्य, वनस्य, इदम चित्रम वनस्य अस्ति। मान लो बाउंड्री लाइन है, सीमा रेखा है, पहरेदार वगैरह खड़े हैं, ये पुलिस कौन फौजी वौजी खड़े हैं, ऐसा कुछ सीन दिखाई देता है, तो क्या करेंगे, किसका है ये? नहीं, चित्र किसका है ये? सीमा रेखा का, सीमा का, देश की सीमा का, बाउंड्री लाइन देश की सीमा। तो देशस्य सीमायाः आकारांत यदि शब्द हमारे पास आया कि ये चित्र जंतुशाला, सीमा रेखा या देश सीमा, तो आकारांत में यह जोड़ना है। इदम चित्रम देशस्य सीमायाः अस्ति, इदम चित्रम जू का है, जंतुशालायाः अस्ति। षष्ठी एक वचन लगाना है और बताना है हमें ये चित्र है किस चीज का। सरोवरस्य अस्ति, पर्वतीय क्षेत्रस्य अस्ति, नदी तटस्य अस्ति, जिसका भी है। उसके बाद अस्मिन् चित्रे लिखो 4 वाक्यों में, अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे, और भी नहीं कुछ आता, और कर्ता लगाया, क्रिया लगाया। पर्वतः सन्ति, खगः उत्पतन्ति, जलम अस्ति, नौका अस्ति, एका नदी अस्ति। विशेषण अगर आपको पता है कि हम लगा सकते हैं शब्द के अकॉर्डिंग, विशेषण और विशेषण में समान विभक्ति वचन वगैरह होता है। अगर कंफर्म है कि हमें क्लियर है कि नदी के साथ हम एका लगाइए तब ठीक होगा। इधर आप एकम कर दो, उधर नदी कर दो, तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। मत लगाओ, पूरा मिल जाएगा। अस्मिन् चित्रे नदी अस्ति, एक के चक्कर में पड़ोगे तो पता होना चाहिए कि नदी शब्द स्त्रीलिंग है, तो हम एका करेंगे, एका नदी अस्ति। हाँ, मान लो कोई पुल्लिंग शब्द है, नपुंसकलिंग है, फूल हैं बहुत सारे, तो अनेकानि पुष्पाणि सन्ति या खाली पुष्पाणि सन्ति। वृक्षः, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अनेकः वृक्षः, गलत हो जाएगा, अनेके वृक्ष। अनेक शब्द सर्वनाम शब्द है, स दौते, अनेका अनेकों अनेके, इस तरह से रूप चला करके उसको करना है। विशेषण ना लिखोगे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह 5 वाक्य आपको बनाने हैं। ज्यादा लंबा बार बार कह रही हूँ सेंटेंस मत बनाना, मार्क्स कटेंगे।
अगर बिल्कुल लगता है ठीक है। और एक बात और चित्र वर्णन के लिए, कई बार ऐसा चित्र आ जाता है पेपर में कि बिल्कुल समझ नहीं आता ये क्या है और क्या नहीं है। ऐसे में आप मंजूषा में दिए गए शब्दों की हेल्प ले सकते हैं। पत्र में आप शब्दों को चेंज नहीं कर सकते, चित्र वर्णन में आप अपने अकॉर्डिंग उनको करना ही होता है। यूं के यूं उनका प्रयोग नहीं करते हम। पहले हिंदी में वाक्य सोच लो कि हम ये वाक्य बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से शब्दों का प्रयोग करिए। सीधे सीधे भी हो जाते हैं और कई बार चेंज भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना, उसके बाद फिर से थोड़ा सा एग्जाम डेज में चित्र हो जाएगा। फिर आएंगे 5 नंबर के अनुवाद। हिंदी से संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। लगभग 4 आपके तीनों कालों पर एक एक वाक्य आएगा, वर्तमान काल का, भूतकाल का, भविष्य काल का, एक लोट लकार का और एक विधि लिंग लकार का। यानी आपने कक्षा 6 से अब तक जो 5 लकार पढ़े हैं, 5 लकारों पर एक एक वाक्य होगा और 7 वाक्य में से आपको 5 करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है कि हमने कौन से 2 छोड़ने हैं। इसमें अनुवाद करते समय क्या ध्यान देना होता है, एक साथ पूरा वाक्य देख के कभी नहीं घबराना। सबसे पहली बात, एक एक शब्द उठाते जाओ, उसको देखो कि ये कर्ता क्रिया विशेषण विशेषण है क्या है, इस सेंटेंस में कौन करता है कौन क्रिया है, समझ के उसके अकॉर्डिंग कौन सी इसमें विभक्ति लगेगी, क्या उपपद विभक्ति का विषय है? मान लो हम कहते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं में सरल है, संस्कृत सभी भाषाओं में सरल है। यहाँ इस वाक्य में कर्ता क्या है? संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत में प्रथमा विभक्ति लगेगी। क्रिया क्या है? है संस्कृत के अकॉर्डिंग अस्थि हो जाएगा। बीच में शब्द है हमारे पास सभी भाषाओं में सरल। अभी भाषाओं में आप कई बार अक्सर बच्चे पूछते हैं मैडम सभी की क्या संस्कृत लिखें? कोई भी विशेषण हो उसकी संस्कृत हमेशा आप बाद में बनाना, पहले विशेष्य की बनाना। भाषाओं में विशेष्य है, भाषासु आकारांत शब्द सप्तमी बहुवचन, भाषासु। तो जो अब सबके लिए संस्कृत वर्ड होता है सर्व, उसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। तो भाषासु, सर्वासु, सर्वेषु पुस्तकेषु, सर्वासु भाषासु, ये ध्यान रखना है। हाँ? तो विशेषण विशेष्य में विशेष्य की संस्कृत पहले बनाना आप लोग, विशेषण की बाद में बनाना, क्योंकि वही विभक्ति वही वचन लिंग सब लगाना पड़ेगा। तो फिर सुंदर पेड़ के लिए सुंदरः वृक्ष। यस, सुंदरः वृक्षः, ये देखना है आपको। चाहे वो संख्यावाची विशेषण हो, चाहे वो प्रीतिवाचक, कोई सा भी विशेषण हो, गुणवाचक विशेषण हो, कोई सा भी विशेषण हो आपका। समझ में आई बात? तो गलत नहीं होगा। और जैसे अभी भाषा के लिए है कि सरल है, तो भाषा सरला, संस्कृतम क्या है? संस्कृत सभी भाषाओं में सरल है, लेकिन ये भाषा के लिए है, संस्कृत भाषा तो सरला अस्ति। संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु सरला अस्ति। एक साथ मतलब पूरे वाक्य को देख के घबराना नहीं है, मेरा कहने का मतलब है एक एक शब्द देखते जाना, पार्ट्स में उसके लिखते चले जाना। एक आध वाक्य आपका आएगा जो उपपद विभक्ति पर आधारित होगा। अब उपपद विभक्ति क्या होती है कि ऐसे विशेष शब्द जिनके साथ विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है। एक तो सिंपल है, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता में प्रथमा लगाई हमने, कर्म में द्वितीया लगाई, करण में तृतीया लगाई, ये साधारण विभक्ति कारक चिन्ह। एक है कि मान लो मैं कहूं कि बच्चा पिता के साथ बाजार गया। बच्चा पिता के साथ बाजार गया। बच्चा की हमने पहले सबसे पहले संस्कृत लिख दी बालकः, पिता के साथ पितस्य सह। राइट? अब ये बिल्कुल गलत हो गया। नंबर 1 तो पिता के, पितस्य नहीं बनेगा, मूल शब्द है यहाँ पितृ, पितु। मान लो आपको पितृ शब्द के रूप याद नहीं है, खुद भी आपको बुरा सा लगा दे बोलते समय, पितस्य लगता तो नहीं बनता हो,
तो कोशिश करो ऐसा पर्यायवाची शब्द ढूंढो जो अकारांत हो। जनक। जनक, राइट। तो जब आप जनक बोलोगे तो आप जनकस से बोल सकते हो। अब साथ की संस्कृत क्या होती है? सह। तो ये सेंटेंस अगर आप लिखोगे कि बालकः जनकस्य सह अगच्छत्, गलत हो जाएगा। नहीं, क्योंकि सह। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि हमने इस सेंटेंस में सह शब्द का प्रयोग करना है। सह ऐसा शब्द है जो उपपद विभक्ति में गिना जाता है। जिसके साथ जाया जाए उस शब्द में तृतीय विभक्ति लगेगी। जनकेन सह, और पितृ शब्द का प्रयोग करें तो पित्रा सह। बालकः पित्रा सह अगच्छत्। अगच्छत्। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि वो वाक्य किस लकार का या किस काल का है। गया यानी भूतकाल और भूतकाल यानी लंग लकार। जाएगा लृट लकार भविष्यत काल। काल का जरूर ध्यान रख लेना। ऐसा लग रहा हो तुम सब वहां जाओ, कौन सा लकार का प्रयोग होना चाहिए? लोट। क्यों? ऑर्डर दिया जा रहा है, तुम सब वहां जाओ। बना के बताओ, क्या बनाओगे? युवा। तुम सब यूयम् वहां तत्र तत्र जाओ। गम धातु गच्छेयु। गच्छत, हाँ। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। प्रथम पुरुष नहीं चाहिए, मध्यम पुरुष का बहुवचन चाहिए। गच्छ, गच्छतम, गच्छत। इसमें आप टाइम लगाना आराम से, कितनी भी देर लगाना, मगर ये 5 नंबर आने चाहिए। 4.5 तो कम से कम आने चाहिए। कटे ना तो अच्छा है। नमः के योग में चतुर्थी, उभयतः, अभितः, सर्वतः, परितः द्वितीय, जिससे डर लगे पंचमी। इससे ज्यादा आप लोगों को मुझे नहीं लगता प्रति आ जाएगा, विना आ जाएगा द्वितीय। विना ऐसा शब्द है, द्वितीय तृतीय पंचमी 3 लगती है। जैसे मान लो हम कहें कि जल के बिना जीवन नहीं है, आ सकता है बिना वाला, तो क्या बनना चाहिए? जलम। जलम विना जीवन नास्ति। एक एक शब्द उठाओगे कभी अनुवाद भारी नहीं लगेगा, आराम से हो जाएगा। जलेन विना, जलात विना। विना ऐसा शब्द है 3 विभक्ति लग सकती है। सबसे आसान है द्वितीय, बिंदी लगाओ द्वितीय विभक्ति बन जाती है। ठीक है, तो आपका ये ख भाग भी खत्म हुआ। तो रचनात्मक कार्य 15 नंबर का हो गया। रचनात्मक कार्य 15 मार्क्स, 5-5-5 के 3 चीजें, चित्र, पत्र और अनुवाद। फिर तीसरा पार्ट आएगा आपका पठित अवबोधनम, 15 मार्क्स का रहेगा। इसमें एक आएगा, पहले तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कितने चैप्टर आ रहे हैं। केवल 4 पाठ आ रहे हैं। पाठ नंबर 6, 7, 8, 9। 4 लेसन आ रहे हैं, 6, 7, 8, 9। उसमें से 2 पाठ आपके पद्य पाठ हैं, सुभाषितानी हैं, श्लोकों वाले हैं। एक नाटक रूप में है, प्रकृति है सौहार्दम, और एक पाठ है स्टोरी टाइप का, विचित्र साक्षी। तो गद्यांश विचित्र साक्षी में से आएगा, नाट्यांश आपका प्रकृति सौहार्दम में से आ जाएगा, और जो पद्यांश आना है, श्लोक आना है, वो उन 2 में से 6 या 9 में से। सूक्तयः या सुभाषितानी, या 6 में से आएगा या 9 में से आएगा। तो इसके लिए क्या करना है? इस बार कोई ग्रामर पूछेंगे नहीं, निर्देशानुसार उत्तरत होगा नहीं। एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्य उत्तरत। कितने 3 मार्क्स के आपके 3 हो गए, गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश। वही है तरीका, अच्छे से उसको पढ़ो, गद्यांश को, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना जरूरी है। सुन लो विधान। क्वेश्चन कह है तो आंसर भी मयूरः, ये मतलब विसर्ग लगेगी उसमें। हाँ, कम है तो मयूरम। इन बातों का, केन है मयूरेण, इन बातों का ध्यान रखना है। कस्मै मयूराय। क्वेश्चन जैसा जिस विभक्ति का उत्तर वैसा है।
तब आपका ठीक हो जाएगा। पूर्ण वाक्य मित्रत्व में कंजूसी नहीं करनी। आप पूरी की पूरी स्पीच उतार के लिख दो, किसने कहा, क्यों कहा, क्या सोचा, क्या बोला, कॉमा से लेकर कॉमा तक पूरा लिखोगे, नंबर मिलेगा। उसमें से आप यूं सोचोगे हम आधा लिख दें, बड़ा तो नहीं हो गया, जो ज्यादा तो नहीं लगेगा, वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश। फिर उसके बाद आएगा आपका अन्वय पूर्ति। अन्वय और भावार्थ, इन दो में आपके ऑप्शन रहेगा, आप अन्वय करो या भावार्थ करो। तो मेरी सलाह है आप लोगों को अन्वय करना चाहिए। ये बिल्कुल रिक्त स्थान की तरह है, फिल इन द ब्लैंक्स है। श्लोक दिया रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और 4 ऑप्शन भी होंगे। बस संधि विच्छेद थोड़ा सा समझना होगा, संधि विच्छेद करके कि क्या शब्द निकल रहा है, बहुत आसान है ये 2 मार्क्स लेना। और अंतिम क्वेश्चन रहेगा स्टोरी अरेंज करना घटनाक्रम अनुसार। दोनों पाठों में से पॉसिबल है, ज्यादा चांसेस विचित्र साक्षी के हैं, उसमें से भी आ जाए तो कोई बात नहीं। तो इसमें करना क्या है, 8 वाक्य आपको पढ़ने हैं और क्या सबसे पहले घटित हुआ उस वाक्य को पूरा वापस लिखोगे। इसमें नंबरिंग नहीं करनी। इस क्वेश्चन में बोर्ड में बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, काट के 0 नंबर मिलता है। नंबर नहीं लिखने आपको, बस नंबर 1 पे आप क्या वाक्य जा रहा है आपका, उसको जैसे एकदा तस्य पुत्र क्या है, कौन सा है यहाँ पर, सबसे पहले क्या आना चाहिए, वही है, एकदा तस्य पुत्रः रुग्णः अभवत्। ठीक है, रुग्ण हो गया, फिर वो वहां चला गया हॉस्टल में। आप स्टोरी दिमाग में सोच करके, हिंदी सोच के कि पहले क्या घटित हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था, उनको सारे वाक्यों को दोबारा लिखेंगे। इस तरह से यदि आप सोच समझ के ध्यान से तसल्ली से पेपर करेंगे तो जैसे आपके नंबर पूरे 40, 39, 38 टर्म 1 में आए हैं, ऐसे ही टर्म 2 में भी आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन में